एक बार की बात है, हीरा अपने दोस्त के साथ देर रात घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। उस पेड़ के नीचे एक 100 रुपए का नोट पड़ा होता है। उसे देखकर हीरा खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो लॉटरी लग गई। रामू भाई, वो देखो 100 रुपए का नोट। फिर हीरा वो पैसे उठा लेता है। तभी उन्हें पेड़ में से अजीब सी आवाज आती है। फिर वो जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो उन्हें पेड़ पर एक 2000 का नोट लगा हुआ दिखाई देता है। अरे रामू, वो देख, इस पेड़ पर तो 2000 का नोट लगा हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता भाई। भाई, क्या पता ये पेड़ सच में पैसे देने वाला पेड़ हो। एक काम करो, तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ और वो नोट तोड़ कर ले आओ। फिर वो 2000 का नोट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में वो नोट तोड़ लेता है। रामू भाई, ये नोट तो बिल्कुल असली है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो भाई, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, कहीं कोई हमें नोट तोड़ते हुए ना देख ले। अब तो हम पार्टी करेंगे। अरे हीरा भाई, कहाँ रह गए? जल्दी नीचे आओ, कोई हमें देख ना ले। अरे हीरा भाई, कहाँ रह गए? नीचे क्यों नहीं उतर रहे? कहीं तुम अकेले ही इन 2000 रुपयों को हजम तो नहीं करना चाहते भाई? तभी हीरा के चीखने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? अरे यार, क्या करूं, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे भाई, तुम ठीक तो हो? क्या करूं? हाँ, मुझे ही ऊपर जाकर देखना होगा, ये आखिर माजरा क्या है। फिर रामू भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी पेड़ से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। रामू वहीं रुक जाता है। आई मम्मी, ये कैसी आवाज है? अरे कमबख्त हीरा, ये कैसी डरावनी आवाजें निकाल रहा है। मुझे पता है, तू अकेला ही इन 2000 रुपयों को हजम करना चाहता है। आई मम्मी, कौन है भाई? अरे हीरा, तेरा नाश मिटे कमबख्त। तुझे क्या लगता है तू मुझे यूं डरा कर 2000 रुपए हजम कर जाएगा? मैं अपने हिस्से के पैसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। फिर डर के मारे रामू वहाँ से भाग जाता है। अरे मर गया रे, भागो रे। सुबह होने पर रामू सीधा हीरा के घर हिस्से के पैसे लेने पहुँच जाता है। ए हीरा, दरवाजा खोल, मैं अपने हिस्से के पैसे लेने आ गया। चल जल्दी मेरे पैसे निकाल। फिर हीरा की पत्नी दरवाजा खोलती है। रामू भैया, आप, अच्छा हुआ आप आ गए। ये कल रात से घर पर नहीं लौटे, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप कुछ कीजिए ना। कहीं ये कमबख्त सारे पैसे लुटाने के लिए शहर तो नहीं निकल गया? नहीं, हीरा एक नंबर का कंजूस है। वो इतने पैसे खर्च करने वालों में से नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। राधा बहन, चलो मेरे साथ। फिर रामू राधा को अपने साथ लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। राधा बहन, हम रात को इसी रास्ते से आ रहे थे, तब हमें इस पेड़ पर 2000 रुपए का नोट लगा हुआ दिखाई दिया। उसे तोड़ने के लिए हीरा ऊपर चढ़ा था, लेकिन वापस नहीं आया। तभी कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर रामू सबको पैसों की बात बताता है। अरे भाई हरिया, जरा पेड़ पर चढ़कर तो देख, हीरा भाई वहाँ है या नहीं? फिर हरिया पेड़ पर चढ़ जाता है और बहुत देर ढूंढने पर भी उसे हीरा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। भाई, यहाँ ऊपर कोई आदमी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हीरा तो नीचे भी नहीं उतरा। फिर हीरा गया तो गया कहाँ? कहीं वो चुड़ैल उसे खा तो नहीं गई, जो रात को अजीब सी आवाजें निकाल रही थी? फिर सब गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और राधा रोने लगती है। जी आप कहाँ चले गए जी? अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? तुम रो नहीं बहन, हीरा जरूर मिल जाएगा। हम रात होने पर यहाँ दोबारा आएंगे। फिर वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था।
उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन तीनों गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों गायें बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान थीं और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थीं। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें। और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा ना दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ? ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते। झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा तो अब क्या होगा? गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? जब मेरा बच्चा आ जाएगा मैं लगाती हुई उसके कमरे में जाती है।
सुरभि सुरभि, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो तुम? क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा। ठीक है, ऋतिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ। वो तो मेरी हंसी रोक ही नहीं रही है। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चली जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगी? खैर अभी छोड़ो इस बात को, अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं। कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई। एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसकी मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी, इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हूँ बेटा? मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है? रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन, मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी। अगर आपके बेटे की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई बात है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे, ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब बहू काम में लगी थी ना, तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे आप भी बच्चों जैसी बात करती हो। ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है, तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा। उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया है। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। कुसुम की बात सुनकर सभी हंस पड़े। बहू, तुमने सब्जी में अजवाइन क्यों डाल दिया? तुम जानती हो ना, मुझे इससे एलर्जी होती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं था। निधि, जल्दी से जाकर मम्मी के लिए पानी लेकर आओ। अरे नहीं नहीं जीजू, आंटी जी की एलर्जी पानी से नहीं बल्कि शहद से दूर हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए।
अंजलि दौड़ कर जाती है और शहद लेकर आती है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? बस ऐसे ही। आंटी जी ये लीजिए, जल्दी से 1 चम्मच शहद खा लीजिए। अब देखिए थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगी। तुमने तो एक बार फिर से मम्मी जी की जान बचा ली अंजलि, वरना मैंने तो आज बहुत बड़ी गलती कर दी थी। थैंक यू अंजलि बेटा, तुम तो वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो, सबकी मदद भी करती हो और तुम्हें तो कितनी अच्छी नॉलेज है कि एलर्जी होने पर क्या खाना चाहिए। वाकई में तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो अंजलि, थैंक यू सो मच। कुछ दिनों के बाद, भाभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरी एक फाइल है, जरा आप उठाकर रख देना, मैं शाम को आकर आपसे वापस मांग लूंगा, और जरा ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है अमित, मैं आपकी फाइल अच्छे से संभाल कर रखूंगी। अमित के जाने के बाद, देखो अंजलि, ये अमित के ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं जानबूझकर इसे कहीं पर छिपा दूंगी और तुम्हें बता दूंगी कि ये फाइल कहाँ रखी है। बस जैसे ही वो मुझसे फाइल ढूंढने के लिए कहेगा, तुम फाइल झटपट ढूंढ कर ले आना और उसे दे देना। वाह दीदी, मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रही हैं। शाम के वक्त, भाभी मैंने आपको एक फाइल संभाल कर रखने को दी थी, प्लीज जरा वापस दे दीजिए ना, मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। निधि उस फाइल को ढूंढने का नाटक करती है। क्या करूं देवर जी, आपकी फाइल मिल नहीं रही मुझे। अरे भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अगर वो फाइल नहीं मिली तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अमित, ये रही तुम्हारी फाइल। दीदी ने ऐसे ही बैठक में छोड़ दी थी, और वो काम करने वाली आती है ना, वो इसे उठाकर डस्टबिन में डालने वाली थी, लेकिन सुबह मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी तो संभाल कर रख दिया। अंजलि, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम जानती नहीं तुमने मेरे लिए आज क्या किया है। अगर ये फाइल खो जाती ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देवर जी, मैं तो आपसे पहले से कह रही थी, मेरी बहन अंजलि बहुत अच्छी है। वाकई में बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की हो तुम। हमारे फैमिली के लिए कितना कुछ कर रही हो। पहले मम्मी को बचा लिया और आज मेरी फाइल। अगले दिन, मुझे लगता है कि अमित भी अंजलि को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। तुमने फिर से वही कहानी कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, अंजलि की शादी अमित से हम नहीं करवाना चाहते। देखो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं अमित के लिए किसी दूसरे घर की लड़की लाना चाहती हूँ। एक ही घर की 2 लड़कियां मुझे अपनी बहू बनाकर नहीं लानी। मम्मी जी, मेरी बहन ने आपके लिए इतना कुछ किया और फिर भी आप उसके साथ ऐसा कर रही हैं। तुम गलत समझ रही हो निधि, ये बात तो हम लोगों ने तुम्हें पहले ही कह दी थी। तुम्हारी कोशिशें बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला निधि। देखा दीदी, तुम्हारे सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे ससुराल वाले मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। लगता है अब एक आखिरी खेल खेलना पड़ेगा, और देखना उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मजबूरी में मेरी सास को अमित के साथ तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन दीदी, अब आप क्या करने वाली हैं? कल रात को जब अमित ऑफिस से देर से लौटेगा तो उसके खाने में बेहोशी की दवा डाल दूंगी। तुम चुपचाप उसके कमरे में उसके बेड पर जाकर लेट जाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी का सारा काम मैं संभालूंगी। निधि और अंजलि मिलकर अमित को फंसाने का प्लान बनाते हैं। दोनों अमित के खाने में बेहोशी की दवाई डाल देते हैं। भाभी, बड़े जोरों की भूख लगी है। दीदी तो सो गई है, आपके लिए खाना मैं लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे रात काफी हो गई है, तुम सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोचा तुम ऑफिस से लौट कर आओगी, खाना कौन देगा, बस इसीलिए। तुम कितनी अच्छी हो अंजलि, सबका कितना ख्याल रखती हो। थोड़ी देर के बाद खाना खाकर अमित गहरी नींद में सो जाता है और अपने प्लान के हिसाब से अंजलि उसके पास जाकर लेट जाती है। अगली सुबह, मम्मी जी ये देखिए, अमित मेरी बहन अंजलि से कितना प्यार करता है, और कल रात को तो उन दोनों के बीच